कमरे हैं जहां पर हर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है, बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट किया जाता है, पता भी नहीं चलता। नाज़रीन, आइए यहाँ डॉक्टर से बात करते हैं और उन डॉक्टर से आपको मिलवाने जा रही हूँ जो इस क्लिनिक के CEO हैं, डॉक्टर शाहिद मंसूर। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं इस क्लिनिक के CEO डॉक्टर शाहिद मंसूर। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर शाहिद मंसूर, हमें ये बताएं, दांतों का प्रॉब्लम हर ख़वातून, हर मर्द, हर बच्चे, हर बूढ़े को होता है। आपके पास किन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं पेशेंट्स? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। दांतों का मर्ज सिर्फ उन लोगों को होता है जो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। हाँ। जो प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं ना डेली, रात को सोने से पहले और एक दफ़ा दिन में, तो उनके दांतों को बहुत कम मसाइल आते हैं। और जो फ्रीक्वेंटली एवरी 6 मंथ 1 ईयर चेकअप कराते रहते हैं तो उनके दांत बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक है, दांत एक ऐसी चीज़ है कि अगर इनका हम ख्याल रखें तो ये लाइफ टाइम हमारे साथ जाते हैं। आजकल फूड ऐसे है ना कि जैसे जंक फूड हो गई, बहुत ज़्यादा लोग मीठे का इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि दांतों में कैविटीज़ बन जाती हैं। फिर उनको भी अगर इग्नोर किया जाए तो अगली स्टेज उनकी पेन वाली आती है। फिर उसको भी अगर ट्रीट ना किया जाए तो एंड पे दांत निकलवाना पड़ जाता है। ठीक है, तो जो ख्याल रखेंगे अगर तो फिर उनको इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दांतों को हम कब तक उनका चेकअप करवा सकते हैं? कब तक करवाना चाहिए दांतों का चेकअप? दांत देखिए ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसके 6 मंथ से दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो 2 ईयर्स में उनके मिल्क टीथ है सारे मुकम्मल हो जाते हैं। तो तब से ही उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी ब्रशिंग, अब आजकल ना फिंगर ब्रश मिल जाता है, मदर अपनी उंगली पे पहन के उनका ब्रशिंग कर सकती है। तो शुरू से ही दांतों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर उनको कैंडीज से बचाया जाए, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें छोटे बच्चों को भी ना दी जाए, जिससे तो फिर उनकी कैविटीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, फिर जब एडल्ट बच्चे हो जाते हैं, जैसे ही 6 ईयर से उनके परमानेंट दांत आने स्टार्ट होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा मसला हमारे मुल्क में है कि लोग ना उनका चेकअप नहीं करवाते। पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, जैसे ही बच्चों के परमानेंट दांत आते हैं ना, एक उनके अंदर एक मेडिसिन होती है, फिशर सीलेंट उसको कहते हैं। वो दांतों के ऊपर एक किस्म की एक लेयर आ जाती है, लैमिनेट्स आ जाती हैं। अच्छा। उसमें कैविटीज बनना का जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाता है। उसको कहते हैं फिशर सीलेंट। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें सारे वो बच्चों की फ्री ट्रीटमेंट्स होती हैं, फिर उनके फिशर सीलेंट डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें कैविटीज नहीं बनती। फिर जो लोग नए दांत लगवाते हैं, क्या वो भी इसी तरह सही काम करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि अगर हम अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो हमें नए लगवाने ही नहीं पड़ेंगे। अगर हमारा कोई दांत खराब भी है तो उसको रिपेयर करके, उसकी रूट कनाल करके उसके ऊपर क्राउन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जो अगर आपका किसी वजह से दांत निकल गए हैं, मिसिंग टूथ है, तो उसमें अगर रिप्लेसमेंट अब इतने एफिशिएंट और अच्छे तरीके आ गए हैं कि वो बिल्कुल नेचुरल की तरह ही काम करते हैं। पता नहीं चलता कि फेक है। जी ओके, अच्छा, तो ये उसी तरह ही काम करते हैं, लाइक आपको पेन नहीं होती, जैसे पहले हमारे दांत होते हैं वैसे ही ये हमारी हेल्प करेंगे च्यूइंग में, और एस्थेटिक स्माइल लाइन भी इम्प्रूव कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव होता है? जब आपके पास कोई पेशेंट आता है जो कहते हैं कि मैंने नए दांत लगवाने हैं। दांतों का ट्रीटमेंट ऐसी है कि जितनी अर्ली स्टेज पे आप करवा लेंगे ना, उतनी आपकी सेविंग होगी, उतना वो चीप रहेगा। अच्छा, कम पैसे लगेंगे अर्ली एज में करवा ले। जितने ज्यादा खराब होता जाएगा और मिसिंग होते जाएंगे उतना वो एक्सपेंसिव होता जाएगा। ओल्ड एज में अगर करवाएं तो ज्यादा एक्सपेंसिव है? नहीं, ओल्ड एज में नहीं, जितना डिले करें ट्रीटमेंट्स को उतना फिर वो ज्यादा महंगा होता जाएगा। इसलिए जैसे ही आपको कोई मसला लग रहा है, फौरी तौर पे उसको ट्रीट करा दें, पैसे भी कम लगेंगे और सक्सेस रेट भी उसमें ज्यादा होगा। परफेक्ट। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनमें जो स्पेशलिस्ट आते हैं वही बताते हैं कि रात को टूथब्रश करना चाहिए, दिन में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अब कैंसर पैदा कर रहा है। हमें ये नहीं पता दिन में करें, रात में करें, 3 टाइम करें, 2 टाइम्स करें, आप बताएं। देखिए, पहले सारी जो लोग हैं ना ब्रश करते थे सुबह उठते साथ ही जी। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया, सारा दिन हमारे दांतों का यूज होता था जी। फिर उसी तरह सो जाते थे। फिर अगले दिन वो सारी चीजें हमारे दांतों में डिपॉजिट रहते थे। फिर अगले दिन जाके सुबह फिर उठ के तो ब्रश कर लिया। ठीक है, अब जो बेस्ट इसमें यह है कि सारा दिन हमारे दांतों का यूज होता रहा, खाया पिया, बिफोर गोइंग टू बेड हमने ब्रश कर लिया, उससे फिर हमारे दांत ओवरनाइट क्लीन रहेंगे। जितना भी खराब होने का प्रोसेस है वो ओवरनाइट जब हम सो जाते हैं फिर बैक्टीरिया उन पे काम करता है उनको खराब करने का। एक दफा ब्रश करना है आपने सोने से पहले, फिर एक दफा सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट नहीं करना। जब हम करके सोएंगे तो सुबह वैसे ही हमारे दांत क्लीन है,
फिर उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट करके तो उसके बाद ब्रश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डिफरेंट किस्म के टूथपेस्ट अब आ गए हैं मार्केट में, हमें नहीं पता, हम लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उनकी एडवर्टीजमेंट इस तरह से दिखाई जा रही होती है, लेकिन परफेक्ट कौन सा होता है समझ नहीं आती। देखिए, कुछ टूथपेस्ट है जैसे ब्लीडिंग के लिए है, सेंसिटिविटी के लिए है, वो तो आपको डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा ना। तो जो नॉर्मल रूटीन में अगर आपको कोई दांतों का मसला नहीं है तो जो नॉर्मल टूथपेस्ट आराम से आपको मिल जाते हैं वो आपने यूज करने हैं और एवरी टाइम उसको चेंज कर देना है। ऐसे नहीं है कि एक ही पेस्ट करते रहना है। अच्छा। एक टूथपेस्ट खत्म हो गई फिर उसके बाद एक आपने नई ले ली, एवरी टाइम ब्रांड को चेंज कर दें। फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स है बदल बदल के आप यूज करेंगे तो उसका फायदा रहेगा। अच्छा, ऐसा जो भी है। मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट है वो खुद से नहीं खरीदने चाहिए जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। हम तो लेते हैं मेडिकेटेड है, लेकिन कभी किसी डॉक्टर से रिकमेंड नहीं किया। अब कुछ ऐसे हो गया कि जो मेडिकेटेड वाले भी ना एडवर्टाइजमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। वो फिर वो लोग उसको देख के एडवर्टाइजमेंट से कोई सेंसिटिविटी है तो उसके लिए ले लेते हैं, फिर ब्लीडिंग के लिए तो उसके लिए ले लेते हैं। लेकिन वो पहले उसका जब तक आप कॉज को रिमूव नहीं करेंगे, प्रॉपर चेकअप नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं है। टूथपेस्ट की तो बात हो गई है, टूथब्रश किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? जी, टूथब्रश भी जो है ना वो अपने दांतों और गम्स की जो हेल्थ है उसको देख के यूज करना है। जो 90% बच्चों में और फीमेल्स में सॉफ्ट ब्रश चाहिए होता है क्योंकि उनके दांत जो सॉफ्ट, उनको ब्रश बहुत सूट करता है। ठीक है, जैसे स्मोकर्स हैं उनको हार्ड ब्रश चाहिए। ठीक है, जैसे एडल्ट कुछ लोग हैं उनको मीडियम चाहिए। वो आपने देखना है, एक तो आपने ब्रश को फोर्स नहीं लगानी, सॉफ्ट आपने ब्रश करना है उसको, सॉफ्ट हैंडेड और बड़े अच्छे तरीके से ब्रश करने की भी एक टेक्निक होती है। हाँ जी, उसको कुछ लोग बहुत ज्यादा उसको प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं। प्रेशर नहीं अप्लाई करना, जितना जेंटल रखेंगे उतने हमारे गम्स और दांत हेल्दी रहेंगे। और एवरी 2 मंथ 3 मंथ्स आपने ब्रश को चेंज कर देना है क्योंकि उसके जो फिलामेंट्स है वो टेढ़े हो जाते हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे, चेंज कब करना चाहिए जब हम टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं? एवरी 2 मंथ्स। हाँ जी, अब तो कुछ ऐसे ब्रश आ गए उनके ऊपर वो लगा होता है इंडिकेटर। उसको जब इंडिकेटर खत्म हो जाए, कलर उसका चेंज हो जाए तो उसको चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन मार्केट में बड़े किस्म के आजकल टूथब्रश आए हुए हैं जो एक्सपेंसिव है, उनमें वाइब्रेटर लगा होता है, इट मींस कि वो ज्यादा अच्छा काम करता है। नहीं, वो इतना अच्छा काम, उससे क्या होता है कि फोर्स का हमें पता नहीं चलता। जो बैटरी वाले ब्रश है उसको अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो उसको अपने बहुत जेंटल फोर्स देनी है, उसको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, उससे फिर दांतों के ऊपर स्क्रैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और ब्रश जो लोगों को नहीं पता, जिन लोगों के दांतों के दरमियान में चिकन मटन काफी चीजें फंस जाती हैं, उसके लिए इंटरडेंटल ब्रश होता है जो उसको इंटरडेंटल ब्रश वो भी इजीली अवेलेबल होता है। वो बड़ी अच्छी तरह से उसे हम चिकन मटन कोई भी फाइबरस चीजें अपने दांतों से निकाल सकते हैं। अच्छा, और अपने गम्स की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल जो है ना वो देसी टोटके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कहते हैं कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें, अगर आप बेकिंग सोडा ले लें, अगर आप लेमन ले लें, अगर आप थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल दें तो आपकी टूथपेस्ट बन जाती है और आपको कैंसर से बचाती है, कई बीमारियों से बचाती है। आप मुझे बताएं ये बात किस हद तक दुरुस्त है? आप देखिए, अगर तो आप ब्रश कर रहे हैं ना, टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी आपने जेंटल जो पेस्ट है वो ले लेनी है। कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। लेमन, कुछ लोग क्या करते हैं वाइटनिंग के लिए लेमन और सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन वो कभी कभार करता है। बेकिंग सोडा, उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपके दांतों को खराब कर देंगे। डॉक्टर साहब, हमें ये दोबारा बता दें कि दिन में कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए? देखिए, 2 दफ़ा ब्रश बहुत ज़रूरी है। एक तो बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले, और एक दफ़ा दिन में ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो उसके बाद भी एक बार कर लेना चाहिए। जो मीठा है ना वो अमाउंट से ज़्यादा दांतों को ख़राब नहीं करता, उससे फ्रीक्वेंसी जो अगर आप दिन में एक चॉकलेट को 3 दफ़ा खाते हैं और वही 3 चॉकलेट्स एक दफ़ा खा लेते हैं तो उसका इतना नुकसान नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे आपका जो कैविटीज बनती है ना, कि फ्रीक्वेंसी आपने कम रखनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, एक दफा ही आप अच्छा तरह मीठा खा के उसको ब्रश कर लें तो आपके दांत नीट एंड क्लीन रहेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जा रही है कि उनके दांत बहुत अर्ली एज में खराब हो जाते हैं। जो अर्ली एज में, एक तो जो हमारे अब प्रोडक्ट्स मिल रही है ना, लाइक चॉकलेट्स, कैंडीज, वो इतनी ज्यादा शुगर का उसमें लेवल हाई है और स्टिकी है, वो स्टिक कर जाती है दांतों पे और उधर से ही वो कैविटीज बनने का जो प्रोसेस को बहुत तेज कर देती है। इसलिए बच्चों को ना जब जैसे मिल्क टीथ उनके आते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए ये आर्टिफिशियल जितने भी शुगर प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से उनमें फिर दांतों की खराबी ज्यादा आती है। डायबिटीज के पेशेंट्स को किस तरह केयर करनी चाहिए, वो अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं? डायबिटीज जिन लोगों की कंट्रोल नहीं ना रहती, उसमें शुगर की जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो दांतों जबान का और सेल्फ क्लींजिंग एक्शन है ना, जो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया दांतों की सफाई का, वो कम हो जाता है।
जाता है, उनके दांत फिर हिलने शुरू हो जाते हैं और उनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने ना अपना शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या करना है कि एवरी 6 मंथ अपने दांतों की क्लीनिंग करानी है, किसी भी अच्छे डॉक्टर से उनकी क्लीनिंग करवानी है और बड़ा उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो ज़्यादा उसके ये कि अपने डाइट जो लेवल है उसको कंट्रोल रखें, शुगर लेवल को, उससे फिर उनके दांतों को ज़्यादा बचाया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग बगैर रिकमेंड किए डॉक्टर से दांतों की स्केलिंग करवा लेते हैं, कुछ लोगों के जिनके दांत येलो होते हैं उनको वाइट दांत चाहिए होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट होता है? नहीं, एक तो देखिए 2 ट्रीटमेंट्स है ना, एक तो आजकल ब्लीचिंग से भी दांतों को वाइट किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है ना आजकल चाहते हैं हमारे दांत वाइट हो जाए, और ये बहुत कम डेंटिस्ट उनको बताते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, जो ब्लीचिंग है वो थोड़े टाइम के लिए दांत वाइट रहेंगे, उसके बाद जो उसका नेचुरल कलर है वो वापस आ जाएगा, ठीक है। और स्केलिंग दांतों की हेल्थ के लिए है, वो तो आपने करवानी है एवरी 6 मंथ 1 ईयर, अपना एक आपका चेकअप होगा, उसमें फिर डॉक्टर आपको बताएगा कि स्केलिंग की ज़रूरत है कि नहीं। डॉक्टर साहब, आपके पास काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं, वो किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं, वो क्या आपसे डिमांड करती हैं, कैसा ट्रीटमेंट करवाती है? देखिए, जितने भी शोबिज़ के लोग हैं या जिनको अपने दांत दिखाने हैं कैमरे पे, उनको दांत अपने वाइट चाहिए होते हैं और क्राउडेड ना हो, सीधे दांत हो, उसके लिए आजकल एक हॉलीवुड स्माइल है। एक तो उनके दांतों पे विनियर कर दिए जाते हैं, उससे एक तो दांतों का कलर चेंज हो जाता है और वो बहुत शाइनी लुक आती है, ग्लेज्ड, जैसे वो जब भी कैमरे पे लोग देखेंगे वो बहुत खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। कुछ लोगों में अगर पेल है तो चाहते हैं वाइट हो जाए, और अगर क्राउडिंग है तो उस पर भी उनको सीधा किया जाए, तो उस पर लिए विनियर्स बहुत एक अच्छी चीज है। जैसे हम आई में लेंस लगा लेते हैं, उसी तरह टूथ के ऊपर विनियर्स हम बना देते हैं। एक तो उससे दांतों का कलर चेंज हो जाता है और उसका जो टेक्सचर है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। एक और है कि जिनके दांत क्राउडिंग है, काफी टेढ़े मेढ़े हैं, उस पर क्राउन लगा के भी, आजकल जर्कोनियम के क्राउन है, उससे भी सीधा किया जा सकता है। जो लोग ब्रेसेस नहीं चाहते, तो शॉर्टकट्स काफी अवेलेबल है। अलाइनर्स हैं, तो ट्रांसपेरेंट कलर की आ गए ना, पता ही नहीं चलता ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स, जो थोड़ी सी जो डेफिशिएंसीज है अलाइनर्स उनको बहुत अच्छा ठीक कर देते हैं, लेकिन वो ब्रेसिस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो मेन क्राउडिंग या टेढ़े मेढ़े हैं वो ब्रेसिस से ही ठीक होंगे। अच्छा, ये ब्रेसिस कब तक लगते हैं, कितना अरसा लगते हैं? आफ्टर 12 ईयर्स, अगर आपके दांतों में कोई खराबी है तो जब हमारे परमानेंट टीथ सारे आ जाते हैं आफ्टर 12 ईयर, तो उसको ब्रेसिस को लगाया जा सकता है। अच्छा, और ब्रेसेस लगाने की वजह क्या है, थोड़ा सा बता दें। क्या वो चाहते हैं कि जिनके दांत थोड़े से, हाँ, जो क्राउडिंग है, टेढ़े मेढ़े हैं या ऊपर नीचे है, लेवल उनका ठीक नहीं है, अलाइनमेंट, तो ब्रेसेस से उनको बिल्कुल एग्जैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, सेलिब्रिटीज की हम बात करें, मुझे ये बताएं, मैंने नहीं देखा किसी सेलिब्रिटी ने आज तक कोई ब्रेसेस लगवाए हुए हैं। पहले बिफोर देखे और आफ्टर देखे उनके दांतों में पता चल रहा होता है कि उन्होंने दांतों का कुछ करवाया है। उन्होंने ज्यादातर ब्रेसेस नहीं ना वो लगा सकते कि वो तो विजिबल होगा फिर, और 1.5-2 साल ब्रेसेस में लग जाते हैं। उन्होंने ज्यादा, अभी मैंने आपको बताया ना, विनियर्स और क्राउनिंग करवाई होती है, जिससे दांत सीधे भी हो जाते हैं और खूबसूरत भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपके पास ऐसी ब्राइड्स आती हैं जिनकी शादी होने वाली होती है और शादी से पहले वो आती हैं, किन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं? बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं, उनमें जो मेन मसला होता है ना, उनको क्लीनिंग का होता है। एक तो उनको साफ सुथरे दांत चाहिए होते हैं, और उनका कलर, उनके फिर ब्लीचिंग एक ट्रीटमेंट है जिससे उनको वाइट कर दिया जाता है। अच्छा। तो ब्राइडल टीथ वाइटनिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शादी से पहले लोग करवा लेते हैं, फिर उनके दांत बहुत अच्छे नजर आते हैं। अभी आपने मेंशन किया कि सेलिब्रिटीज कुछ हॉलीवुड स्माइल के लिए कुछ दांतों का कुछ करवाती हैं, क्या ये नॉर्मल इंसान भी करवा सकता है? ये हर वो इंसान करवा सकता है ना जिसको अपने दांत खूबसूरत चाहिए। अगर किसी के पेल है, क्राउडेड है, तो वो बिल्कुल करवा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा, इससे कितने सेशंस लेने पड़ते हैं? ये डिपेंड करता है। अगर आपके विनियर्स बनने हैं तो 2-3 सेशन में वो लग जाते हैं, अगर क्राउन्स लगने हैं तो वो भी हो जाता है। जो टीथ वाइटनिंग है और स्केलिंग पॉलिशिंग वो 1 दिन में ही हो जाता है। अच्छा, बहुत लेंथी प्रोसीजर्स नहीं है। ओके। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट अब तक का कौन सा है? सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ना, जिन लोगों के दांत निकल जाते हैं उसमें फिर जब रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो आजकल जो सबसे बेस्ट मेथड है वो डेंटल इम्प्लांट। इम्प्लांट इज लाइक दिस, के बोन के अंदर ही वो स्क्रू कर देते हैं, तो बिल्कुल ओरिजिनल दांत की तरह बन जाता है, जैसे हमारा कुदरती दांत है। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बाकी सारे ट्रीटमेंट इतने एक्सपेंसिव नहीं। ये पेनफुल होता है ना? जितने भी ट्रीटमेंट्स है ना वो पेनलेस है, क्योंकि एनेस्थीसिया ऐसा अवेलेबल है कि वो लोकली हम उसको अप्लाई करके तो सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होती। डॉक्टर साहब, आप अपनी हमें ज़रा जर्नी बताएं, आपने कहाँ से स्टडी की और किस में स्पेशलाइजेशन की है, किस तरह आप एक डेंटिस्ट बने हैं, क्या ख्याल आया?
जी, मैं डेंटिस्ट इस तरह बना था कि मेरे फादर का शौक था कि उनका बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि खुद भी वो इसी फील्ड से है। तो फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो पाकिस्तान से की, 2010 में मैंने स्पेशलाइजेशन की इम्प्लांट्स में, जो कि उस वक्त बहुत कम लोग, आई एम पायनियर्स ऑफ इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, जो बोन के अंदर स्क्रू होते हैं ना दांत, अभी मैंने आपको बताया। तो 2010 में मैंने उसकी स्पेशलाइजेशन की जर्मनी से, तो तब से ही मैं इम्प्लांट्स कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह। फिर उसके बाद आजकल एक बहुत ही अच्छा हमारा कंट्री था 2019 में, कोविड से पहले मैंने उधर से एक स्पेशलाइजेशन की यूक्रेन से, जहाँ पे आजकल जंग लगी हुई है। पूरी दुनिया से उधर डॉक्टर आए थे जो सर्जन थे, तो काफ़ी कुछ हमने वहाँ से सीखा यूक्रेन से। फिर एक लास्ट जो 2023 में न्यूयॉर्क से मैंने एक स्पेशलाइजेशन की अपनी इम्प्लांट्स में, यूएसए से। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अराउंड द वर्ल्ड मैंने बहुत डॉक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। अच्छा। फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक हमारे ओस्लो में सेटअप है, उधर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। अच्छा, यानी कि बाहर से प्रॉपर आप सीख के आए हैं। प्रॉपर काफ़ी मेरी ट्रेनिंग बाहर की कंट्री से है। डॉक्टर साहब, लास्ट में जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज के इस दौर में हम अपने दांतों का ख्याल किस तरह रख सकते हैं? देखिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है कि अभी मैंने बताया कि जो लोग अपने दांतों का ख्याल रखेंगे ना, उनको बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनके दांत बहुत कम खराब होंगे। और अगर कोई मसला आ भी रहा है तो जितना अर्ली उसको ट्रीट करा लिया जाए, उतने आपके पैसे भी कम लगेंगे और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि आपने जब भी जाना है डॉक्टर के पास तो ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो। 95% जगहों पे पाकिस्तान में अभी भी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो जब तक हम प्रॉपर स्टेरिलाइज्ड इन्वायरमेंट लोगों को नहीं देंगे तो हम अपने लोगों को हेल्दी नहीं रख सकते। बहुत सारी क्रॉस इन्फेक्शंस हैं जो इससे स्टेरिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं तो उससे फैलती हैं। तो आपने तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाना है जहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन की फैसिलिटी है, और आपने थोड़ा सा खुद भी जज करना है। बहुत सारे लोग मुझे आगे कहते हैं जी हमने ये नहीं करवाना था तो डॉक्टर ने ऐसे कर दिया, क्राउन लगा दिए, अब हम हैप्पी नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक बार ट्रीटमेंट को समझना है, फिर उसको आपने देखना है कि आपके लिए वो ज़रूरी भी है कि नहीं है। कुछ लोग हमारे मुल्क में ऐसे भी है जो पैसों के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको खुद भी आंखें खोल के देखनी चाहिए कि जहाँ पे हम जा रहे हैं प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन है, या वो जो हमसे फिर जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, कोई उसमें कोई हिडन कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं जो हमें बता रहे हैं या जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करके फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान अपना बनाना है। बिल्कुल ऐसे जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स है वो तो करनी है। किसी के अगर पेन है, कोई रूट कनाल होनी है, लेकिन जितने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो पहले अच्छी तरह से आपने समझ के तो फिर उसको करना है, करवाना है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक और सवाल मेरे जहन में आया, मुझे बताएं अपने टूथब्रश को कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग वॉशरूम में रखते हैं और कहा जाता है कि वॉशरूम में जर्म्स होते हैं, तो कहाँ रखा जाए, कैसे ख्याल उसका रखा जाए? देखिए, जो टूथब्रश और टूथपेस्ट रखेंगे तो हम अपने वॉशरूम में ही, लेकिन जब भी आपने टूथब्रश खरीदना ना तो आपने ये देखना है कि वो कैप वाला ब्रश खरीदना है। आजकल ऐसे अवेलेबल ब्रश है जिसके ऊपर कैप लगी हुई है, उसको कवर कर देती है। तो जब भी आपने ब्रश करना है उससे पहले आपने उसको वॉश तो करना ही है, तो फिर उतना ज्यादा उसमें कोई मसला नहीं आएगा। जब भी वो ओपन होगा तो उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, जब वो कवर है तो फिर उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर साहब, आपकी क्लिनिक का एक बहुत प्लेजेंट इन्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि आपका क्लिनिक देखें, आपका क्लिनिक विजिट करेंगे। चौधरी डेंटल क्लिनिक है और यहाँ पर कितने स्टाफ है, किस तरह लोग काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाएं। अभी आपको सारा दिखाते हैं। यहाँ पे ना 15 सर्जरीज हैं। जो ये एक रूम, इसको एक सर्जरी कहते हैं। ये लार्जेस्ट डेंटल सेटअप इन लाहौर में। अच्छा, ये किस लिए है? सेटअप नहीं है, इस पे एग्जामिनेशन चेयर है ना ये। अच्छा, तो इसको एक सर्जरी कहते हैं। तो इस तरह की 15 सर्जरीज 15 और है। तो ये लार्जेस्ट सेटअप है। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स हैं, तो जिसमें हमारी फैमिली मेंबर्स भी है। मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरे भाई भी डॉक्टर्स हैं, उनकी भी मिसेज डॉक्टर हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट भी आते हैं क्योंकि मैं टीचिंग भी करता हूँ ना। जो मेरी इतनी कंट्री से स्पेशलाइजेशन है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं न्यूली जितने डॉक्टर्स हैं उनको सिखाता हूँ जो स्किल है। बहुत सारे हमारे मुल्क में लोग पैसे लेके टीचिंग करते हैं। तो मैं उनको, जो भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं, उनको जितने लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको फ्री, मैं उनको डेमोन्स्ट्रेशंस देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिखाते तो है? कोई ट्रीटमेंट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का? नहीं, किसी कॉस्ट बहुत सारे लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी कर देते हैं। अच्छा। हम चाहते हैं कि डॉक्टर बासिम से आप हमें मिलवाएं और हम उनसे भी मिलें, उनसे कुछ बातें करें।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बासिम मंसूर। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बासिम, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं यहाँ मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो अपनी हाइजीन को किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं या ख्याल उसका रख सकते हैं? देखें जी, स्मेल आने के रीजंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें तो कोई आपका इंटरनल कोई बॉडी इशू, फिर भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। लेकिन दांतों की हिफाजत के लिए जो है टूथब्रश ट्वाइस अ डे और साथ डेंटल फ्लॉस बहुत ज़रूरी है। दांतों के बीच में जो गैप्स में खाना फंस जाता है उसको निकालने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होते हैं? कोई जीन्स में आ रहा होता है? कुछ परसेंट तक जेनेटिकली भी इसको देखा गया है कि दांतों की जीन्स अगर खराब है तो वो फिर आगे बच्चों में भी वही चीज़ चलती रहती है। आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे स्मेल आना बंद हो जाए? देखिए जी, एक बेसिक ट्रीटमेंट है, उसको हम कहते हैं स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। दांतों पे जो भी लगा हुआ आपका प्लाक, टार्टर, कैल्कुलस है, उसको रिमूव कर देने से भी जो आपके गम्स की हेल्थ है इंप्रूव होती है, दांतों की हेल्थ इंप्रूव होती है और स्मेल आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ओके, स्केलिंग किस तरह होती है, पॉलिशिंग क्या होती है, वाइटनिंग क्या होती है? तीनों डिफरेंट हैं? जी जी बिल्कुल, तीनों डिफरेंट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें उसमें किस तरह होता है, क्या होता है? देखिए जी, जब भी हम खाना खाते हैं दांतों पे हमारे एक लेयर सी आती है। अगर हम उसको टूथब्रश से क्लीन ना करें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्ड होना शुरू हो जाती है। जब वो हार्ड हो जाती है तो फिर वो एक सेकंड स्टेज है उसकी प्लाक, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है और कुछ टाइम बाद फिर वही जो है वो कैल्कुलस के तौर पे दांतों पे जम जाती है। उसको रिमूव करने के लिए आपको स्केलिंग ही करवानी पड़ती है, उसका कोई और वे नहीं है। ठीक है। स्केलिंग के बाद फिर दांतों पे एक पॉलिशिंग होती है, दांतों की जो सरफेस है, एनामल है, उसको बरकरार रखने के लिए। और जो वाइटनिंग है वो एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर है। अगर आप दांतों का शेड बेटर करना चाहते हैं, दांतों को ब्राइटन करना चाहते हैं तो आप वाइटनिंग करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम लोग माउथ फ्रेशनर यूज़ करते हैं और आजकल और भी कुछ बॉटल्स मार्केट में हमने देखी हैं, लेकिन मैंने जिससे बात की वो ये लोग कहते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ये आगे जाके कैंसर पैदा करती है। देखें जी, कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसको लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। जो भी मार्केट में चीज़ें ऐसी मिलती हैं, माउथ फ्रेशनर या कुछ इस तरह की चीज़ें, लॉन्ग टर्म के लिए वो इतनी अच्छी नहीं रहती। अच्छा। उसको आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो दांतों की लेयर को डैमेज भी करेगा और भी इशूज़ क्रिएट कर सकता है आपके। हम लोग चाय, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं और इससे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे दांत जो है ना, जो वाइट हो रहे हैं वो येलो हो रहे हैं। किस हद तक हमारे दांतों को अफेक्ट कर रही है चाय या फिर कॉफ़ी? देखिए, चाय और कॉफ़ी जो है दोनों एक बेसिक चीज़ें हैं जो दांतों के येलो लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दांतों पे जो स्टेनिंग है, जो निशान है, वो चाय और कॉफ़ी के सबसे ज़्यादा आते हैं दांतों के ऊपर। तो जब भी आप चाय या कॉफ़ी पिएं तो आप उसके लिए जो है टूथब्रश डेली करें, टूथ कवर्स का यूज़ करें अगर आप ब्लैक कॉफ़ी यूज़र्स हैं तो, ठीक है, ताकि उनके जो निशान है दांतों पे कम से कम आ सके। यानी कि अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि ब्रेकफास्ट के बाद आप टूथब्रश क्या करें और रात को सोने से पहले क्या करें। अच्छा, कुछ लोग हम जो जेंसी हैं ना, हम लोगों को हाइजीन का बहुत ज़्यादा हम लोग ख्याल रखते हैं। तो अगर हम कुछ चाय भी पी रहे हो, कुछ ऐसा फूड हम खाएं जिससे हमें लगता है कि हमारे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या हमारे मुंह से कोई बैड स्मेल ना आए, तो हम फ़ौरन ब्रश करने लग जाते हैं, चाहे 3 दफ़ा करें 4 दफ़ा करें। इसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? ज़्यादा ब्रशिंग करना भी दांतों के लिए साइड इफेक्ट्स के तौर पे ही होता है। दांतों की जो एक लेयर है एनामल, उसको वाइट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हंसते रहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए नया रास्ता सिर्फ RNN TV पर। अल्लाह हाफिज़।